हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्या होती है आंतरिक ऊर्जा? आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। इसको कुछ लोग ई से और कुछ यू से प्रदर्शित करते हैं। जो चाहे दोनों में से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। हम लोग आंतरिक ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करेंगे। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो देखिए, किसी निकाय के अणुओं से जो ऊर्जा संबंधित होती है, यानी निकाय के अणुओं की जो खुद की ऊर्जा होती है, उसको हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। इसमें निकाय के अणुओं की सभी तरह की ऊर्जाएं आ जाएंगी, भले वो स्थानांतरण ऊर्जा हो, कंपन ऊर्जा हो, घूर्णन ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो। जितनी भी तरह की ऊर्जाएं हैं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को शामिल नहीं करते, है ना। बाकी सभी तरह की ऊर्जाएं जो हैं, उसको हम उन सब का जो टोटल है उसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक ऊर्जा। ठीक। तो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है किसी प्रक्रम को संपन्न किए जाने से पहले, किसी प्रक्रम को संपन्न किए जाने से पूर्व, संपन्न किए जाने से पूर्व निकाय के अणुओं की, निकाय के अणुओं की कुल ऊर्जा, जिसको आप लोग एनर्जी कंटेंट भी बोल सकते हैं, ऊर्जा संहति, निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। इसमें कौन कौन से पद सम्मिलित हैं? इसमें सबसे मुख्य जो है वो तो है गतिज ऊर्जा। सबसे मुख्य कौन सी है? गतिज ऊर्जा। अगर हम आदर्श गैस की बात करें तो केवल और केवल गतिज ऊर्जा ही जो है वो आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी, बाकी सबका टोटल होगा जीरो। और अगर आदर्श गैसों के अलावा और जितने भी निकाय हैं उनके लिए भी अगर बात करें तो उनके लिए भी गतिज ऊर्जा के अलावा बाकी जो टर्म है वो लगभग जीरो होती है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में मुख्य रूप से कौन सी ऊर्जा सम्मिलित है? कौन सी ऊर्जा सम्मिलित है भाई? वो है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है। तो इसमें गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, नाम ही ध्यान नहीं है, इतनी सारी हैं, है ना। कई ऊर्जाएं हम जानते ही नहीं है, ऐसी भी होती हैं। स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, ये लीजिए कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, घूर्णन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा,
बहुत सारे हैं, और भी कई सारे हैं ना, आदि पद सम्मिलित है, आदि पद शामिल है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी को शामिल नहीं करना है, इसमें गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल एनर्जी सम्मिलित नहीं, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मेन कौन है इसमें, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के अतिरिक्त शेष जितने भी घटक हैं, शेष सभी घटकों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग लगभग शून्य होता है, लगभग जीरो होता है, लगभग शून्य होता है। इसके अलावा जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका लगभग टोटल जो है वो लगभग कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये बात हुई आंतरिक ऊर्जा होती क्या है इससे संबंधित। अब आंतरिक ऊर्जा जो है वो क्या है, एक अवस्था फलन राशि है। कैसी है, अवस्था फलन राशि है, और मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए मात्रात्मक गुणधर्म है। तो यह एक अवस्था फलन राशि है। क्या है, अवस्था फलन राशि है, तथा मात्रात्मक गुणधर्म है, मात्रात्मक गुणधर्म है। और जब अवस्था फलन राशि है तो आप इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें केवल आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई की, क्या लिख सकते हैं इसको, डेल ई की गणना की जा सकती है, इसकी गणना की जा सकती है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बम कैलोरीमीटर। इसके लिए जो प्रायोगिक विधि है, इसके लिए प्रायोगिक विधि में धातु से बना हुआ एक पात्र होता है जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर, है ना। तो इसके लिए हम बम कैलोरीमीटर, कैलोरी मापी का प्रयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू जेड इंटू डेल टी इंटू स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू, ये हम
फॉर्मूला भी आता है, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे उस पर क्या होता है। तो ये है आंतरिक ऊर्जा। क्या है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा किसी भी प्रक्रम को संपन्न होने से पहले, ऊष्मागतिक प्रक्रम संपन्न करने से पहले जो निकाय के अणुओं की ऊर्जा संहति है उसको हम क्या कह देते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं सम्मिलित हैं? तो इसमें लगभग सारी ऊर्जाएं हैं। गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कई तरह की ऊर्जाएं हैं। इसमें सबसे मेन कौन सी है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो लगभग कितने होंगे? 0। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को इसमें सम्मिलित नहीं करना है। अवस्था फलन राशि है, मात्रात्मक गुणधर्म है, अवस्था फलन राशि है, इसलिए डेल्टा ई की गणना की जाती है। और इसके लिए हम लोग कौन सी विधि काम में लेते हैं? बम कैलोरीमीटर विधि यूज करते हैं। ठीक है, ये बात हुई आंतरिक ऊर्जा की। अब बात करते हैं एंथैल्पी क्या होती है। समझ में आई आंतरिक ऊर्जा? एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी H से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी ऊष्मागतिक प्रक्रम संपन्न किए जाने के बाद निकाय के अणुओं की जो ऊर्जा संहति होती है उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। तो किसी ऊष्मागतिक प्रक्रम के संपन्न किए जाने के पश्चात किए जाने के पश्चात निकाय के अणुओं की ऊर्जा संहति क्या कहलाएगी? निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। निकाय की एंथैल्पी कहलाती है भाई। निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? निकाय की एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो एंथैल्पी क्या है? कोई प्रोसेस करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, समतापी, समदाबी, रुद्धोष्म जैसा भी है। वो प्रक्रम संपन्न करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी है? यानी प्रक्रम का मकसद क्या होता है? प्रक्रम का मकसद होता है निकाय और परिवेश के मध्य इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी का या मास का यानी ऊर्जा का या द्रव्य का आदान प्रदान। तो वो आदान प्रदान होने के बाद उसकी अब जो ऊर्जा संहति है उसको हम लोग क्या कह देंगे? एंथैल्पी। अब एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में क्या संबंध होता है वो देखते हैं। एंथैल्पी वह आंतरिक ऊर्जा में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। होता क्या है? एंथैल्पी जो है H, वो आंतरिक ऊर्जा और पीवी कार्य का योग होती है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि जो एंथैल्पी है वो क्या है? एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी कार्य का योग होती है। एंथैल्पी क्या है? आंतरिक ऊर्जा
और पीवी कार्य का योग है। इसका मतलब H क्या है, H इक्वल टू ई प्लस पीवी, तो आप लिख सकते हैं H इक्वल टू ई प्लस पीवी, H इक्वल टू ई प्लस पीवी। अगर परिवर्तन निकालना हो तो मैं ऐसे बोल दूं H1 इक्वल टू E1 प्लस P1 V1 और H2 इक्वल टू E2 प्लस P2 V2, E2 प्लस P2 V2। तो क्या हो जाएगा इससे, हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये H2 और H1 ज्ञात ही नहीं, H2 H1 या E2 E1 जो है वो पर्टिकुलर स्टेट पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा ई, है ना। तो मैं वही निकालना चाह रहा हूँ। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, इधर तो ये हो जाएगा, इधर क्या होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 प्लस इधर क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1। सही बात है, यही होगा। इसको क्या कह सकते हैं, डेल्टा H, इसको कह सकते हैं E2 माइनस E1 को डेल्टा E, और इसको कह सकते हैं, इसको एडजटिव भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1, या डेल्टा PV भी बोल सकते हैं P1 V1, या और क्या बोल सकते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, डेल्टा PV। तो मेन तो ये है, ठीक है। तो एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अगर दाब और आयतन दोनों परिवर्तन हो रहे हैं तो P2 V2 माइनस P1 V1 बोलेंगे, और सिर्फ दाब परिवर्तन हो रहा होता है ना, सॉरी सिर्फ आयतन परिवर्तन हो रहा होता है ना, तो सिर्फ आयतन परिवर्तन होता, दाब फिक्स होता मान लीजिए, तो फिर हम P को बाहर ले लेते और V2 माइनस V1, P डेल V, ठीक। तो देखिए क्या होगा, क्या लिखा हमने, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। यदि दाब स्थिर हो, यदि दाब स्थिर हो, दाब स्थिर हो तो डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। भाई P इंटू V2 माइनस V1 होगा ना, P इंटू V2 माइनस V1। इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V, ये बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर ठोस या द्रव की बात होगी तो वहां पर रिएक्शन जब होगी, आप प्रेशर लगाएंगे तो भी आयतन में परिवर्तन ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम बात करेंगे गैसीय अभिक्रियाओं की। गैसीय अभिक्रियाओं में आयतन में प्रेक्षणीय परिवर्तन होता है। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अगर लिखें, किसके लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, तो क्या होगा, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए हम जो ये वाली टर्म है डेल्टा PV बोल दीजिए या P डेल V बोल दीजिए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा NG इंटू RT। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NG इंटू RT, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कैसे, डेल्टा E का मान जो है वो आपको जूल में, कैलोरी में ऐसे दिया जाएगा, और ये P और V जो है, P लीटर, P किस में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जनरली, और V किस में आएगा, V आएगा लीटर में। तो लीटर को एटमॉस्फेयर से गुणा करेंगे तो लीटर एटमॉस्फेयर, तो आपको लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में, कैलोरी में, इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए प्रेशर जो है, प्रेशर का के लिए हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है 101
101,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी बोल देते हैं, पास्कल है ना, ये भी बोल देते हैं। ये तो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक। और लीटर, अच्छा आयतन की बात करें तो क्या होगा, आयतन की इकाई क्या होगी, लीटर। आयतन की क्या होगी, लीटर। और 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या क्या होता है इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे कह दें 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। समझिएगा हमने क्या कहा, लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन है ये समझना। 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ही लंबाई और 1 मीटर ऊंचाई, इतनी बड़ी टंकी है। आपसे पूछे इतनी बड़ी टंकी है जिसकी लंबाई कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ाई है और 1 मीटर ही ऊंचाई है, इसमें कितना पानी आएगा? तो आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या 1 लीटर पानी आएगा? नहीं। क्या 10 लीटर आएगा? नहीं। क्या 100 लीटर आएगा? नहीं। इसमें आएगा लगभग 1000 लीटर पानी, और लगभग नहीं, वास्तव में 1000 लीटर आएगा, ठीक है। तो ये अगर हम व्यावहारिक तौर पे समझने का प्रयास करें तो 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसका मतलब हो गया 1 मीटर क्यूब। और इसी का, इसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर। कितना आता है? 1000 लीटर। तो अगर मैं 1 लीटर में निकालना चाहूँ कि 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो उल्टा हो जाएगा ना, इधर 1000 का इधर भाग लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, यानी 10⁻³ मीटर क्यूब। सही बात है। अब अगर इन दोनों को गुणा करें, लीटर को और एटमॉस्फेयर को, 1 लीटर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों को गुणा करें तो क्या होगा भाई, इन दोनों को अगर गुणा करें तो 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एक तरह से हो गया 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर की वैल्यू तो ये पुट कीजिए कितनी, 10⁻³ मीटर क्यूब, इंटू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह ये लिख दीजिए कितना, 101325, और इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 101.325 न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और ये जो न्यूटन मीटर होता है इसी को हम क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं भैया, जूल, इसी को कहते हैं जूल। तो आपसे अगर लीटर एटमॉस्फेयर में दे रखा है आपको और जूल में निकालना है, तो एक तो यही आपको कन्वर्जन है ये आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, लीटर एटमॉस्फेयर वाले को 101.325 से गुणा कर देंगे, या लगभग अगर राउंड फिगर में आपको कैलकुलेट करना है, मान लो ऑप्शन दे रखे हैं एग्जाम में, तो आप 100 से गुणा करके देख लीजिए एक बार, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अब ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये गैसीय विक्रियाओं के लिए लिखा है। हमें पता है कि ठोस और द्रव में क्या होता है, ठोस व द्रव में आयतन का जो है, आयतन पर दाब का प्रभाव विशेष होता नहीं है, आयतन पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। क्यों होता है नगण्य, क्योंकि ये लगभग संपीड्य होते हैं, ये लगभग कैसे होते हैं, लगभग संपीड्य होते हैं, संपीड्य, कंप्रेसिबल होते हैं, संपीड्य होते हैं। और इसीलिए यहां डेल्टा एन में जी लगा रखा है, यहां सिर्फ गैसीय मोल लेंगे,
इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसलिए डेल्टा एन में सिर्फ केवल गैसीय अभिकारक या उत्पाद के मोलों को ही शामिल करेंगे। गैसीय मोल शामिल है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, गैसीय मोल शामिल होंगे, सिर्फ गैसीय मोल शामिल होंगे। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, होता क्या है, कई बार क्वेश्चन में आपको किसी हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रिया देगा और इसके लिए पूछेगा डेल्टा एच का मान या डेल्टा ई का मान, है ना। तो वहां पे आपको क्या करना है, जब आप हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं तो कार्बन के दहन से तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के दहन से, दहन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से बनेगा H2O। अभी जो H2O है ये लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो ये आपको अभिक्रिया के ताप को देखकर पहचानना है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप है वो लिक्विड होगा और 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो कैसा होगा, गैसीय होगा, यानी उसको डेल्टा एनजी में शामिल करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात और लिख लेंगे हम, क्या कि हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रियाओं में, हाइड्रोकार्बन के दहन की अभिक्रियाओं में, दहन की अभिक्रियाओं में दहन की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनमें यदि अभिक्रिया का ताप अभिक्रिया का ताप 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर या इससे ज्यादा है तो उत्पाद के रूप में बनने वाला H2O, बनने वाला H2O गैसीय होगा। कैसा होगा, गैसीय होगा। अन्यथा द्रव माना जाएगा। अगर 100 से कम आ गया टेम्परेचर तो फिर कैसा माना जाएगा, द्रव माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, द्रव माना जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का दहन किया गया, बेंजीन का दहन किया गया। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का दहन किया जाता है तो अभिक्रिया के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा E ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर बेंजीन का दहन किया जा रहा है, इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है भाई, इसके लिए आपको डेल्टा H माइनस डेल्टा E ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बेंजीन का फॉर्मूला लिखेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6। दहन कराएंगे यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और दहन की अभिक्रिया हमेशा कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन होगी।
कार्बन क्या बनाएगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O। इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे और इनके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, भौतिक अवस्था लिखेंगे। बेंजीन कैसा होता है कमरे के ताप पर, द्रव होता है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब लगभग कमरे का ताप ही हो गया। O2 कैसा होता है, गैस, CO2 गैस, H2O 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, तो H2O भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। H2O भी कैसा होगा, लिक्विड। सबसे पहले तो ये बात समझ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो कार्बन के इधर कितने परमाणु हैं, कार्बन इसमें 6 हैं और उसमें कितने हैं, कार्बन 1, तो इसको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन देखेंगे 3, इधर 6 हैं, उधर कितने हैं 2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 हैं, उधर कितने हैं 12 और 3 15, इधर 15 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 15/2 से गुणा कर दूंगा, 15/2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। 15/2 से गुणा किया तो 15 हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितने होंगे, इधर के गैसीय मोल माइनस उधर के गैसीय मोल। इधर गैस कौन है भाई, इधर गैस सिर्फ CO2 है और CO2 के मोल कितने हैं 6, माइनस इधर गैस के मोल कितने हैं, इधर गैस के मोल ये तो है नहीं, सिर्फ ये है 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5, 6 में से 7.5 घटाओगे तो -1.5 आएगा। कितना आएगा, -1.5। 1.5 का मतलब 3/2, तो -3/2 आएगा। आप सोल्व करके देखें तो भी कितना आएगा, -3/2। ये तो आ गया डेल्टा एन जी। अब हमें पता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। ओके, हमें निकालना क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। तो इस डेल्टा ई को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई हो जाएगा कितना, डेल्टा एन जी आर टी के बराबर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एन जी का मान कितना आया हमारे पास 3/2 इंटू आर। आर आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, अभी कोई यहाँ किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम जनरली जूल वाली यूनिट काम में लेते हैं। तो जूल वाली यूनिट क्या है, 8.314, इसका मान जो है वो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ केल्विन इनवर्स है, तो हम यहाँ किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। और जब 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेंगे तो 27 में 273 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। कितना हो जाएगा भाई, 300 केल्विन। इकाइयाँ जो कट रही हैं उन्हें काट दीजिए, कितना कौन कौन सी कट रही हैं, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट रही है, ये लीजिए, ठीक है। क्या हुआ, जूल पर मोल आएगा, आंसर क्या आएगा, जूल पर मोल में। अब देखिए आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा माइनस, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 300 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो आप, लगभग आएगा 2500 के आसपास, 2400 कुछ आएगा, ठीक है। और 2400 को फिर 3 से करेंगे तो 7200, 7200 में 2 का भाग लगाएंगे 3600, ठीक है, ये आ रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, 3600 जूल पर मोल पर केल्विन लिखने के बजाय हम उसको किलो जूल में बदलेंगे। और किलो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 का भाग लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -3/2 इंटू, इन दोनों को गुणा किया, कितना आया लगभग, मैं लगभग ले रहा हूँ ना, यहाँ लगभग का चिन्ह लगा देता हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी होती, हमें वो एग्ज़ाम देनी है जिनमें आपको ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आप ऑप्शन वाला तरीका यूज़ करें। ये आएगा लगभग 2500, ठीक है।
और इसमें किसका भाग लगाया, 1000 का। 1000 का भाग लगाते ही ये किस में बदल गया, किलो जूल पर मोल में। किस में बदल गया भाई, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना आया, 25 को 3 से किया 7500, 7500 का आधा कितना होगा, 3750। 3750 में इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा -3.75 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा E निकालेंगे। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात हुई कि न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड किस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई गैस है, वो एक गैस है, एक गैस 5 वायुमंडलीय दाब पर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 लीटर से 101 लीटर तक प्रसारित होती है। इतने लीटर से इतने लीटर तक प्रसारित होती है। यदि डेल्टा ई का मान आपको दे रखा है, डेल्टा ई का मान दे रखा है, सपोज 10 किलो जूल प्रति मोल है, तो आपको बताना है डेल्टा एच का मान क्या होगा, यानी एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करो। क्या गणना करनी है, एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करनी है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दे रखा है और एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करनी है। एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करो, तो कैसे करेंगे, हमें पता है क्या कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में ये संबंध होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या एक संबंध हमने इसी को इस तरह से भी पढ़ा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब हमें कौन सा यूज करना है, हमें क्या दे रखा है, एक तो प्रेशर दे रखा है, कितना, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है कि 1 लीटर से बढ़कर 101 लीटर हो गया। तो आयतन में परिवर्तन दे रखा है, 101 लीटर में से 1 लीटर को घटा देंगे, 100 लीटर की वृद्धि हो गई आयतन में, तो डेल्टा वी कितना हो गया, 100 लीटर। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो डेल्टा एच हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एच आ जाएगा, डेल्टा ई की जगह लिखेंगे 10 किलो जूल प्रति मोल प्लस पी प्रेशर कितना लिखेंगे, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 कितना है, 101 में से 100 डेल्टा वी जो है यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा वी कितना होगा, 101 लीटर माइनस 1 लीटर कितना आया, 100 लीटर, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 100 लीटर। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 10 किलो जूल, 10 किलो जूल प्रति मोल प्लस 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 100 से गुणा करेंगे तो 500 लीटर एटमॉस्फेयर, 500 लीटर एटमॉस्फेयर। और हमें लीटर एटमॉस्फेयर को हम इसमें जोड़ नहीं सकते, तो हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए जूल में,
जूल में कैसे निकालेंगे? 10 किलो जूल प्रति मोल प्लस 500 को किससे गुणा करेंगे? 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है वो कितने जूल के बराबर होता है? हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले 101.325 किलो जूल के। और आप चाहें 101.325 जूल के, आप चाहें तो इसको लगभग 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आया जूल में। अब इस जूल को फिर किलो जूल में और बदलना है अभी तो 10 किलो जूल प्रति मोल प्लस 500 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो चलिए एक बार 5 को यहीं रहने दीजिए, इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 101.32.5 बटे 1000, ये आ जाएगा किलो जूल। अब इन दोनों को आप आराम से जोड़ सकते हैं। क्या होगा? 5 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये लगभग 500 आएगा, 506 के लगभग आएगा, है ना। तो मैं इसको राउंड फिगर में ले लेता हूं। 10 किलो जूल प्रति मोल प्लस 500 में 1000 का भाग लगाते हैं तो 0.5 आता है, तो ये भी 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना आएगा? 0.506 के अराउंड आएगा। ठीक है, ये किलो जूल आ गया। अब आप इन दोनों को आराम से जोड़ सकते हैं। किलो जूल प्रति मोल है तो प्रति मोल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रति मोल का मतलब क्या है? 1 मोल के लिए है, लेकिन है तो किलो जूल में ही। किलो जूल को किलो जूल में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। कितना आएगा? 10.506 किलो जूल। ठीक है, 10.506 किलो जूल प्रति मोल का मतलब सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि जो गैस ली है वो अगर 1 मोल लें तो उसके लिए 10 किलो जूल है, लेकिन हमें मात्रा नहीं दे रखी तो हम सिर्फ इसको क्या समझेंगे? किलो जूल। हमारे लिए मोल ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी में कुछ एक आध बातें और हैं, वो देखिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसको नियत दाब पर अभिक्रिया, नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा नियत आयतन पर, नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। क्या होती है? अभिक्रिया की ऊष्मा। ठीक है, एक बात तो ये है क्या कि नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नीचे ये छोटा सा लिखा है ना V, इस सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि यह नियत रहेगा, तो यहाँ V नियत रहेगा और Q क्या है? ऊष्मा। नियत आयतन पर ऊष्मा क्या होगी? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है, यहाँ एक चीज और जोड़ देंगे, परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है वो क्या है? नियत आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा है। और इसी प्रकार एक और बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि नियत दाब पर जो एंथैल्पी परिवर्तन, नियत दाब पर जो अभिक्रिया की ऊष्मा होती है वो होता है एंथैल्पी परिवर्तन। क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन। तो ये भी लिख सकते हैं क्या? एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन यानी डेल्टा H, वो क्या होता है? नियत दाब पर, नियत दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर अभिक्रिया की ऊष्मा होती है। अभिक्रिया की ऊष्मा होती है, ऊष्मा होती है। ठीक है, यानी Q एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू डेल्टा H। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, डेल्टा H को QP कहते हैं और डेल्टा E को क्या कहते हैं? QV कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो पिछला हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्या?
डेल्टा एच की जगह लिख सकते हैं QP और डेल्टा V की जगह लिख सकते हैं QV प्लस डेल्टा NG/RT या P डेल V या P डेल V ऐसे भी लिख सकते हैं। QP माइनस QV, इस QV को इधर ले आऊँ तो इधर डेल NG बच जाएगा और इस डेल NG की जगह क्या लिख सकते हैं P डेल V। तो ये बातें हैं कुछ खास जो हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। QP क्या है, QV क्या है, स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा पूछे तो उसको ही क्या कहेंगे एंथैल्पी परिवर्तन, और स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की ऊष्मा पूछे तो वही क्या है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो दो कारक हैं वो भी हम साथ में देख लेते हैं क्या है। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई सीधा ऐसे लिख देता हूँ है ना, बार बार एंथैल्पी परिवर्तन वगैरह क्यों लिखे। डेल्टा एच व डेल्टा ई को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। डेल्टा ई और डेल्टा एच को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है अभिकारकों की अवस्था। अभिकारकों की अवस्था, अभिकारकों की भौतिक अवस्था बोल दीजिए। अभिकारकों की अभिकारक और उत्पाद दोनों ही आ जाएंगे वैसे इसमें, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था। ठीक है, उत्पाद भी जोड़ देंगे। अभिकारकों व उत्पादों की, अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था। डेल्टा एच और डेल्टा ई की मान इस पर निर्भर करते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने लिया कार्बन, और ये कार्बन कौन सा है, डायमंड है, हीरा, और इसका आपने कराया दहन। दहन कराने से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मान लीजिए इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की ऊष्मा है डेल्टा H1 है। क्या है, अभिक्रिया की ऊष्मा डेल्टा H1। फिर आपने दूसरी अभिक्रिया देखी, उसमें जो कार्बन का अपर रूप लिया वो आपने अब की बार लिया ग्रेफाइट। क्या लिया, ग्रेफाइट। इसका दहन कराया आपने, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो अब क्या बनेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन अब की बार जो एंथैल्पी परिवर्तन था वो डेल्टा H1 नहीं था, उससे कुछ अलग था, डेल्टा H2 था। क्या था, डेल्टा H2। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब हीरा लिया तो अभिक्रिया की ऊष्मा कुछ अलग है, ग्रेफाइट लिया तो अभिक्रिया की ऊष्मा कुछ अलग है। इसका मतलब इन पर डिपेंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा H1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H2, और इससे यह पता चल रहा है कि अभिक्रिया की जो ऊष्मा होती है भले नियत दाब पर हो या नियत आयतन पर हो, वो हमेशा अभिकारकों की प्रकृति पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है तापमान पर। किस पर, तापमान पर। और तापमान का डेल्टा एच और डेल्टा ई पर प्रभाव होता है, उसको हम लोग किरचॉफ समीकरण से समझाते हैं। किससे समझाते हैं, किरचॉफ समीकरण से। तो आप लिख सकते हैं कि इसे किरचॉफ समीकरण की सहायता से समझा सकते हैं। किरचॉफ समीकरण की सहायता से समझा सकते हैं। और कुछ नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको समीकरण ध्यान रखनी है। समझाया जा सकता है। समीकरण क्या है, समीकरण है कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1।
ऐसे ही डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा CV इंटू T2 माइनस T1। डेल्टा H डेल्टा E तो आप जानते ही हैं। नई चीज आपको दिख रही है CP और CV। ये CP और CV हम आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। CP होती है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। तो डेल्टा CP का मतलब हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर, और CV क्या होती है, ये होती है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये होती है। अब CP और CV जो है, इनमें डेल्टा का मतलब क्या है? इनमें डेल्टा का मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आप डेल्टा CP निकालना चाह रहे हैं तो डेल्टा CP का मतलब है उत्पादों की जो CP है उसका टोटल, उत्पादों के लिए जो CP है उसका टोटल माइनस अभिकारकों के लिए जो CP है उसका टोटल, है ना। ये सिग्मा का जो चिन्ह बनाया है ये किसको बता रहा है? टोटल को। उत्पादों के लिए जो CP है उसका टोटल माइनस अभिकारकों के लिए जो CP है उसका टोटल। ठीक है, ऐसे ही अगर आप CV में अंतर निकालना चाह रहे हैं डेल्टा CV, तो वो भी क्या हो जाएगा? उत्पादों के लिए CV का टोटल माइनस अभिकारकों के लिए CV का टोटल। और ये CP CV है क्या, कैसे उत्पादों और अभिकारकों के लिए निकालते हैं? तो इसके लिए हम लोग इसी चैप्टर में हम आगे के वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ आपके समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि तापमान का डेल्टा H और डेल्टा E के मानों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा। एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।